नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे रामनवमी जुलूस पर हिंसा की, क्योंकि अब ये आग बंगाल और बिहार, इसके साथ ही हैदराबाद के बाद झारखंड तक पहुंच चुकी है। बीती रात को जमशेदपुर के हल्दीपोखर इलाके में रामनवमी जुलूस पर पथराव किया गया। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई और करीब 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके में कुछ लोगों ने रामनवमी जुलूस निकालने का विरोध किया और उसके बाद हालात बिगड़ने लगे। जुलूस को रोकने से गुस्साए लोग बाटा चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और रेलवे फाटक के ऊपर रेलवे ब्रिज को जाम कर दिया। दोनों तरफ से जमकर भड़काऊ नारेबाजी की गई। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। हैदराबाद, नालंदा, सासाराम और जमशेदपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर रामनवमी के मौके पर जुलूस पर पथराव किया गया। 4 जगह की तस्वीरें और आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों ने रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया, आगजनी की। देश के कई राज्यों में रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई, इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं और असामाजिक तत्वों ने पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी पथराव किया गया। कई जगह पर पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया गया। सबसे ज्यादा खराब हालात अगर कहीं थे तो वो पश्चिम बंगाल में थे, क्योंकि वहां पर आपने देखा कि किस तरह से हिंसा हुई, जगह जगह आगजनी की गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और विरोध किया गया रामनवमी के जुलूस का। यहां तक कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि दरअसल रूट बदल दिया गया था और इस वजह से यह हिंसा हुई। उन्होंने सीधा आरोप इसके लिए बीजेपी पर लगाया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में रामनवमी पर जुलूस निकालना गुनाह है? अगर नहीं है तो फिर आखिर ये तस्वीरें क्या दिखाती है, क्या बयां करती हैं? रामनवमी के मौके पर 5 राज्य में जमकर हिंसा हुई है। बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में यह हिंसा हुई है। जमकर बवाल हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, गोलीबारी हुई है और साथ ही तोड़फोड़ भी हुई है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर हिंसा में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन एकदम अस्वस्थ रहिए। भारतीय जनता पार्टी सम्राट अशोक के विचारधारा को आगे ले जाने का काम करते रहेगी। देखिए, स्पष्ट तौर पर एक चीज समझ लीजिए कि दूसरा कार्यक्रम हमारा होगा। जो लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम नवादा है, वो कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। वहां 144 नहीं लगे हैं, लेकिन जहां 144 सरकार ने लगा दिया, अब वहां उस कार्यक्रम को हम रद्द करते हैं। केंद्र से सहायता लेनी चाहिए। नहीं, हम लोगों ने तो कल से ऑफर किया जिला प्रशासन को, स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे गृह राज्य मंत्री जी को हम लोगों ने इस काम के लिए विशेष तौर पर वहां भेजा कि आप बात करें प्रशासन से। जितनी प्रशासन को पुलिस की व्यवस्था की जरूरत है, सीआरपीएफ की जरूरत है, भारत सरकार देने के लिए तैयार है। लेकिन पता नहीं बिहार की सरकार 144 लगाने के लिए या लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम कैसे हो गई। 3 दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा था। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष को आपने सुना। सबसे अहम चीज है कि रामनवमी को लेकर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया था। फिर आखिर ऐसे हालात क्यों बन गए कि इस तरह की हिंसा वहां पर हुई, बवाल वहां पर हुआ। हावड़ा हिंसा की जांच देखिए सीआईडी को सौंप दी गई है। इसके साथ ही हावड़ा में जो हिंसा हुई थी उसकी जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। आखिर ये सब क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। सीधे लिए चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है। कनाडा गए वो, कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। पूरी दुनिया उस टाइम
प्रधानमंत्री जी को देख रही थी। पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। एक और मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है। ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे। एक भाषण में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गांव के स्कूल गया था, उससे ज़्यादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है। प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया। इतना ज़्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता। किसानों के 3 काले कानून लागू किए गए। जिस तरह से वो कानून लाए गए, बिना लोगों से पूछे, बिना बातचीत किए, ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंत्री जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया। अंत पंत में 1 साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ़ बना सकता है अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 60,000 स्कूल देश के अंदर बंद कर दिए गए। देश की आबादी एक तरफ बढ़ रही है, स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इसका मतलब देश में शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही जो तवज्जो दी जानी चाहिए। एक अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा। हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों, दी क्यों नहीं जा रही। गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे, उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे। तो लोगों के मन में 2 ही आंसर है क्यों नहीं दे रहे। एक ही हो सकता है इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अहंकार है कि मैं क्यों दूं, मेरी डिग्री मांगने वाले ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है। पर जनतंत्र के अंदर इस तरह के प्रश्न तो ठीक नहीं है, इस तरह का अहंकार तो ठीक नहीं है। अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री हो सकता है नकली हो। तो ये जनता के मन में कल के ऑर्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गर्म है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़े, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वह देश का प्रधानमंत्री बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो उनकी डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक ही प्रश्न है मेरे सामने कि क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड पीएम। आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं और अपनी कंपनी के लिए कोई मैनेजर हायर करते हैं
तब भी उसमें लिखते हैं कि ही शुड बी MBA क्वालिफिकेशन लिखते हैं। तो क्या देश को चलाने वाले सबसे बड़े मैनेजर पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर आपके कोई प्रश्न है तो। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सारे देश के सामने अहम प्रश्न है। आज भारत बहुत जबरदस्त तरीके से तरक्की कर सकता है। 21वीं सदी का भारत, क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये प्रश्न है, और ये एक बहुत अहम प्रश्न है। थैंक यू। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना। एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया है आम आदमी पार्टी की ओर से कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसको लेकर आपने देखा था कि कुछ दिन पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर्स भी लगाए गए थे, और एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है और कहा कि क्या हम प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं देख सकते हैं, देश का PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़े लिखे PM होते तो नोटबंदी नहीं करते। इसके साथ ही GST पर भी सवाल खड़ा किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। बड़ा सवाल, लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, और इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। PM पढ़े लिखे होते तो नोटबंदी नहीं करते, क्या हम देश के प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं देख सकते हैं, ये तमाम सवाल। एक बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत को धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से यह धमकी दी गई है। संजय राउत ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है, और इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, सांसद संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी दी गई है, और इस मामले में संजय राउत ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से यह धमकी दी गई है। पिछले कुछ समय में देखिए, कई बड़ी शख्सियतों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी दी गई है। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे बारे में। एक तो ये सरकार आने के बाद हमारे जैसे लोगों की सुरक्षा पूरी तरह से हटाई गई, लेकिन मैंने कभी उस बारे में कंप्लेंट नहीं की। ये आपकी मर्जी है। मैंने कभी मेरी सुरक्षा के बारे में ना किसी को पत्र लिखा है, ना कुछ किया है। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री का बेटा एक साजिश करता है एक गुंडे के साथ मेरे पे हमला करने के बारे में। जब मैं जानकारी देता हूँ गृह मंत्री को, तो बोलता है ये स्टंट है। तो आपके घर में जो होता है वो स्टंट नहीं क्या? आप उसके लिए SIT स्थापन करते हो, लोगों को पकड़ कर लेके आते हो, वो तो सबसे बड़ा स्टंट है। फिर कल भी मुझे एक धमकी आई है, लेकिन मैंने उसका ज़्यादा इशू नहीं किया, मैंने पुलिस को बता दिया है। लेकिन मैं डरने वाला आदमी नहीं। क्या किया पुलिस ने मुझे बताइए। जब मैंने कहा कि थाना में एक साजिश मेरे खिलाफ, मेरे पे हमले की रचाई है, और कोई एक गुंडा है जो मर्डर केस में छूटकर बाहर आया है, उसको सुपारी दी है मेरे पे हमला करने की, पुलिस ने क्या किया आप मुझे बताइए। क्या किया गृह मंत्री ने? ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे बारे में। हमारे साथ सहयोगी शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, पिछले कुछ समय से लगातार देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से बड़े बड़े लोगों को धमकियां दी जा रही है। हाल ही में हमने देखा था कि सलमान खान को जो धमकी दी गई थी पहले, उससे दोहराया लॉरेंस बिश्नोई ने, और अब संजय राउत को धमकी। बिल्कुल, देखिए चारुल जी, जिस तरीके से संजय राउत शिवसेना के नेता है, राज्यसभा सांसद है, उन्हें सुबह ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग
इसी गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को जान से मारा था। उसके बाद सलमान खान जैसे फिल्म स्टार को जान से मारने की धमकी थी। अब उसकी लिस्ट में संजय राउत का भी नाम सामने आएगा। संजय राउत को धमकी दी गई है कि अगर आप दिल्ली आते हैं तो आपको AK-47 से उड़ा दिया जाएगा, आपका भी वही हाल किया जाएगा जो सिद्धू मूसेवाला किया हुआ था। जिसके बाद संजय राउत के घर पर मुंबई पुलिस की टीम इस वक्त पहुंची है। उनके भाई विधायक सुनील राउत से पूछताछ कर रही है कि आखिर धमकी कहां से आता। लेकिन यहाँ पर संजय राउत ने एक सवाल बड़ा यहाँ पर खड़ा कर दिया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बेटा एकनाथ शिंदे ऊपर भी गंभीर आरोप लगा है कि वो किसी गुंडे के साथ मिलकर उन्हें जान से मारने की सुपारी तक दे डाली है। मेरी सिक्योरिटी जो है वो हटा दी गई है, मुझे सुरक्षा दी जाए। अब यहाँ पर देखिए राजनीति भी तूल पकड़ते हुए देखिए पूरी महाविकास आघाड़ी एक साथ आ चुकी है। खुद सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी है, लोकसभा सांसद है, वो संजय राउत के समर्थन में उतर चुकी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर एक जनप्रतिनिधि को इस तरह से धमकियां मिलने लगी तो देश में बाकी लोग कैसे महफूज रह सकते हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर बिल्कुल देखिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह को कल सासाराम जाना था। कल सासाराम में दरअसल अमित शाह की रैली होनी थी। उससे पहले देखिए ये बड़ी खबर, तो गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द हो गया है। हिंसा के बाद सासाराम में धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर, कल सासाराम जाना था गृह मंत्री अमित शाह को और उससे पहले जो हिंसा हुई है सासाराम में, उसके बाद अब ये दौरा रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर, सासाराम दौरा रद्द हो गया है गृह मंत्री अमित शाह का। दरअसल रामनवमी पर जिस तरह से हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, बवाल हुआ है, इसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमृतपाल सिंह को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह की खालिस्तान की बात करने की हिम्मत कैसे हुई। अमृतपाल कहता है कि पीएम मोदी और मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अमृतपाल की खालिस्तान की मांग करने की हिम्मत इसीलिए हुई क्योंकि देश में इस तरह का माहौल बन गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या ही इसीलिए हुई थी क्योंकि इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया था। खालिस्तान में एक नया आदमी आ गया, अमृतपाल सिंह, पता नहीं क्या नाम उसका। वो कह रहा है अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूं। आप बताइए, उसकी हिम्मत देखिए आप, उनकी हिम्मत क्यों हुई है? इसलिए हुई है, आप हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हो? आप सोचिएगा बात को। आज कोई धर्म के नाम पे लोगों को खुश करना आसान काम होता है, आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, आग को बुझाने वक्त लगता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। देश के कई राज्यों में चिंताएं बढ़ गई हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 2994 नए मामले सामने आ चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 16,354 पर पहुंच गई है। देश भर में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं जिसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 16,354 के पार पहुंच चुकी है।
आज के दिन की शुरुआत बड़े हादसों से हुई। देश के अलग अलग शहरों से आगजनी की खबरें आई। कानपुर के बांस मंडी के रेडीमेड गारमेंट्स के पास 5 अलग अलग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। यहां पिछले 24 घंटे से आग का तांडव देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में भीषण आग लोगों के लिए आफत बन गई है। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी आग का तांडव देखने को मिला। इसके अलावा केरल के कोझिकोड में एक कपड़ा दुकान में भी आग लग गई। फिलहाल आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल केस में आज अशरफ की पेशी होनी है। आज अशरफ को प्रयागराज लाया जा रहा है। बरेली जेल पहुंची है अशरफ की बहन और पत्नी। अशरफ और अतीक को बेकसूर बताया है। पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। आज अशरफ को प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल केस में अशरफ की कोर्ट में पेशी होनी है। उमेश पाल केस में अशरफ की कोर्ट में पेशी होनी है। वहीं अशरफ और अतीक की बहन दोनों ही बरेली जेल पहुंचे। जी हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। ये दूसरे भी हम ये प्रार्थना करेंगे कि इसकी कांड की निष्पक्ष जांच हो जाए। ऐसे बुरे गलत आरोप हमारे भाइयों पे न लगाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।